नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है आपका क्लास 9th का प्रैक्टिस पेपर 2021-22 का। इसमें हम अभी सेक्शन ए करने जा रहे हैं जिसमें 24 क्वेश्चन हैं। हम आपको उनको एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है। आते हैं सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन पे। पहला है, ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। देखो, वातयुक्त पेय यानी सोडा वाटर में खालिस्तान विलेय होता है और खालिस्तान विलायक होता है। तो इसमें क्या भरना है आपको? विलेय विलायक सॉल्यूशन किससे बनता है बच्चों? जो सॉल्यूशन बनता है जिसको हम बोलते हैं विलयन, क्या बोलते हैं? विलयन। वो किससे बनता है? विलेय से मिलकर और विलायक से मिलकर। विलेय और विलायक। जो चीज़ घुली होती है वो होता है विलेय, और जिस चीज़ के अंदर घोलते हैं उसको बोलते हैं विलायक। जैसे नींबू पानी में जब हम जो पानी के अंदर नींबू डालते हैं, नींबू का रस तो हो गया विलेय, हाँ, और पानी हो गया विलायक। तो इसी को ही आपको सोडा वाटर में पूछा है कि विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा। तो सोडा वाटर में अब आप देखो, पानी के अंदर गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है पानी के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। और किसके अंदर घुली होती है? जल में। जो चीज़ कम मात्रा में होती है वो विलेय होता है, तो और जो ज़्यादा मात्रा में होती है वो विलायक होता है। तो यहाँ पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बी होगा। इंग्लिश में एरिएटेड वाटर यानी सोडा में सोल्यूट क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और सॉल्वेंट क्या होगा? किसके अंदर घुली हुई है वो? वाटर के अंदर। तो बी पार्ट होगा इसका, बी ऑप्शन होगा इसका। सेकंड देखते हैं, निम्न में से कौन एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण क्या होता है? जो अच्छी तरह पानी में घुल जाता, अच्छी तरह किसी भी विलायक में विलेय घुल जाता है। जैसे पानी में चीनी है, वो अच्छी तरह घुल जाती है, बाद में जो सॉल्यूशन बनता है, जो विलायक बनता है, उसको हम देख कर पता भी नहीं कर सकते कि उसके अंदर चीनी घुली हुई है, ठीक है। तो कौन सा समांगी मिश्रण होता है इसमें? पानी में नमक का घोल, पानी में मिट्टी का मिश्रण, पानी और सोडियम सल्फेट का मिश्रण, ए और सी दोनों। देखो, पानी में नमक का घोल अच्छी तरह घुल जाता है, पानी और में मिट्टी का मिश्रण अच्छी तरह नहीं घुलता, तो वो समांगी मिश्रण नहीं है। पानी और सोडियम सल्फेट का मिश्रण भी पूरा अच्छे से घुल जाता है। तो ए और सी दोनों, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? डी है कि पानी में नमक का घोल और पानी में सोडियम सल्फेट का मिश्रण, तो ये दोनों अच्छी तरह घुल जाते हैं। ये ए और सी दोनों होगा इसका ऑप्शन। होमोजेनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण को ही बोलते हैं जिसके अंदर चीज़ें अच्छी तरह घुल जाती हैं और हम पहचान नहीं पाते कि हमने उस चीज़ के अंदर किस किस चीज़ घुली हुई है। तो इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों? मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर और मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर, बोथ ए एंड सी। थर्ड पे आते हैं, विलयन के कणों का आकार होता है, कितना होता है? लेस देन 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? देखो, कागज का काटना ये उसका भौतिक परिवर्तन है, पानी का जमना ये भी भौतिक परिवर्तन है, हम पानी को वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन का जलाना, क्या हम जले हुए मैग्नीशियम रिबन से दोबारा मैग्नीशियम रिबन लेकर आ सकते हैं? नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, इसमें जो मैग्नीशियम रिबन है जलकर अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है, तो इसका आंसर होगा सी। डी देखो, कॉपर सल्फेट का पानी में घुलना, हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से कॉपर सल्फेट को वापस लेकर आ सकते हैं, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कि मैग्नीशियम रिबन का जलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, हाल ही में निर्मित कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाएगा? हमने देखा है टिंडल प्रभाव में क्या होता है, लाइट की जो है, लाइट पार्टिकल्स की जिगजैग मूवमेंट होती है, ठीक है। जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, लाइट जो है, लाइट की जिगजैग मूवमेंट होती है लाइट रेज की पार्टिकल्स के बीच में, तो वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं? कोलाइडल विलयन के, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को जिगजैग पोजीशन में लाइट रे की मूवमेंट होती है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो वो कौन शो करता है? कोलाइडल। आगे देखते हैं, प्रत्येक कोशिका की विशेषता होती है। देखो, कोई भी कोशिका है उसकी क्या विशेषता होती है कि उसके अंदर, उसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और बीच में जो है उसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है
जो जिसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये 3 बेसिक कंपोनेंट है। क्या क्या? न्यूक्लियर मटेरियल, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो तीनों होगा इसका, डी होगा इसका आंसर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। 7th देखो, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये कौन से में दिया हुआ है? न्यूक्लिक अम्ल ए में, तो ए इसका ऑप्शन होगा आंसर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमेटिन पदार्थ बना होता है। 8th देखो, क्रोमेटिन पदार्थ किसका बना होता है? क्रोमेटिन पदार्थ बना होता है प्रोटीन से और डीएनए से। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों होगा इसका आंसर, यानी ए में ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों हुए हैं ए। तो क्रोमेटिन मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, डीएनए, क्रोमोसोम। तो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर ही क्रोमोसोम बनते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड होगा, यानी ए होगा इसका आंसर। प्रश्न 9 देखो, कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया इस्तेमाल किया था? कोशिका शब्द सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हुक ने, बी होगा इसका। 10th देखो, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जल के अणुओं की गति क्या कहलाती है? ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसके जो दोनों ओर जल की जो मूवमेंट होती है, जल के अणु जाते हैं अंदर और बाहर, वो क्या होता है? ओस्मोसिस, यानी परासरण। क्या बोलते हैं उसको? परासरण। 11वां देखो, निम्न में से किस उत्तक में रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है? तो कौन से उत्तक में नहीं होती? हमने पढ़े हैं जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा जीवित उत्तक है और उसका काम ही है कि फूड को स्टोर करना, खाने का भंडारण करना, भोजन पदार्थ का। ठीक है, लेकिन जो ये शीर्षस्थ विभजोतक है और अंतर्विष्ट विभजोतक है जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये जो है स्थायी उत्तक हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है रिक्तिका उपस्थित नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए और बी दोनों, डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, 12th देखते हैं, निम्न एक जटिल उत्तक के घटक हैं, इनमें से कौन जीवित घटक होता है? देखो, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल उत्तक के घटक हैं, किस किस से बनता है? जाइलम, ट्रैकेड, वेसल्स, वाहिका, जाइलम रेशिया और जाइलम पैरेन्काइमा। तो इनमें से जीवित घटक कौन सा है बच्चों? जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है और ये जो है जीवित घटक है इसका, ट्रैकेड, जाइलम का। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसमें से लिविंग कौन होता है? जाइलम पैरेन्काइमा, डी इसका आंसर होगा। 13 देखो, दिया गया चित्र किस सरल स्थायी उत्तक को दर्शाता है? ये चित्र आप एनसीईआरटी में देखिए, आपको मिलेगा ये पैरेन्काइमा का। किसका मिलेगा? पैरेन्काइमा का। और उसका कार्य क्या है? पैरेन्काइमा देखो इन दो में दिया हो गया। पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। तो यानी आमतौर पर ये भोजन का संग्रहण करता है, तो इसको बी पर आंसर लगाएंगे। तो इसका क्या होगा? पैरेन्काइमा जनरली स्टोर्स फूड, बी। 14 देखते हैं, कौन सा सरल उत्तक कोशिका विभाजन नहीं करता? तो कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा। देखो कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा ये दोनों जो है लिविंग टिश्यू हैं, ये जो है जीवित घटक से बने होते हैं, जीवित उत्तक हैं। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है, ये जो है स्थायी उत्तक का हो जाता है, तो इसकी जो है कोशिका और विभाजित नहीं करती, इसी वजह से ये स्थायी उत्तक के अंदर आता है। तो स्क्लेरेन्काइमा, डी इसका आंसर होगा। देखो स्क्लेरेन्काइमा। अब ये देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की पहचान है। इसमें देखो आपने डायग्राम देखा होगा, जो सबसे ऊपर होता है ना बच्चों, वो होता है शीर्षस्थ विभजोतक। कौन सा? ये थर्ड वाला, शीर्षस्थ। और जो ये बीच में होता है इसको बोलते हैं अंतर्विष्ट। क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट, या इंग्लिश में बोलते हैं इंटरकैलरी। ठीक है, और जो नीचे होता है, जो इसकी मोटाई को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं पार्श्व विभजोतक। क्या बोलते हैं? पार्श्व। तो फर्स्ट वाला, या लेटरल बोलते हैं, तो फर्स्ट वाला है लेटरल। लेटरल किस में है? डी में। डी में देखो पहला लेटरल दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा हमारा इंटरकैलरी है, ठीक है, थर्ड है एपिकल है, ठीक है। पहला देखो पार्श्व है, दूसरा अंतर्विष्ट है, थर्ड है शीर्षस्थ विभजोतक, यानी इसका आंसर होगा डी। 16 देखो, चाल की इकाई है। चाल की इकाई क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, डी इसका आंसर होगा। 17 देखो, निम्न में से किस स्थिति में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है? ठीक है, तो कौन से केस में
जो दूरी और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का परिमाण सेम होगा, मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम होगा। तो यदि मोटरसाइकिल सीधी सड़क पर गति कर रही हो, मोटरसाइकिल सीधी सड़क पर ऐसे गति करेगी, ठीक है। इस केस में देखो दूरी कितनी होगी, ए से बी, और विस्थापन क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो भी होगा बी से ए, ठीक है। और इनमें सेम है पहले पार्ट में, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, यदि किसी मोटरसाइकिल दौड़ में मोटरसाइकिल वृत्ताकार पथ में गति कर रही हो, वृत्ताकार पथ में यानी ऐसे गति करेगी, ठीक है, ऐसे गति करेगी। तो यहाँ पर जो है उसकी दूरी क्या होगी, इसकी परिधि, इस वृत्त की परिधि उसकी दूरी होगी, और उसका जो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होगा, 0। तो यहाँ पर तो नहीं होगा दूसरे केस में। तीसरा देखो, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, सोच के देखो, चंद्रमा है यहाँ पर और पृथ्वी यहाँ है, ये भी वृत्ताकार है, तो यहाँ पर भी इसका विस्थापन और दूरी सेम नहीं होगी। फोर्थ है, घड़ी का लोलक जो इधर उधर गति कर रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं होगी क्योंकि इसका विस्थापन ये होगा। तो कौन सा केस है, पहला केस। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, किस में दिया हुआ है, सी में, ओनली फर्स्ट, ठीक है। इफ़ द बाइक इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। 18th देखो, निम्न में से कौन सा त्वरित गति का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा त्वरित गति का उदाहरण नहीं है, ये देखो, त्वरित जहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा हो, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, जब फ्री फॉल से कोई वस्तु गिरती है यानी धरती उस पर जो है त्वरण लगाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण कहते हैं। बी है, वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता एक एथलीट, अगर वृत्ताकार ट्रैक पर वो दौड़ रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि उसकी जो है क्या कहते हैं उसको, कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पर बदल रही है, उसका वेग यहाँ पर बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रही है। तो दूसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। ढलान वाले पथ पर नीचे चलती ट्रॉली, मान लो ये एक ढलान वाला पथ है, यहाँ पर नीचे जो ट्रॉली जा रही है यहाँ पर भी त्वरण लग रहा है। डी देखो, स्थिर वेग से गतिमान एक बस है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो एक वेग से चल रही है। तो एक वेग से चल रही है, त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी में बदलाव, वेग में बदलाव। जब एक ही वेग से चल रही है यानी वहाँ कोई त्वरण हो ही नहीं रहा, तो इसका ऑप्शन आएगा डी पर पार्ट निशान लगाना। ऐसे ही इंग्लिश में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाएगी। एथलीट जो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ट्रॉली स्लाइडिंग ऑन अ रैम्प, तो यहाँ पर भी रिटार्डेशन हो रहा है उसका। और बस मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो रहा, डी। 19 देखो, यहाँ पर 4 कारें दिखाई गई हैं आपको, ए बी सी और डी, ठीक है। एक सीधी सड़क पर चल रही है, सीधी सड़क पर चल रही है, और जिनकी गति को उनकी दूरी समय ग्राफ, ये कैसा ग्राफ दिखाया गया है बच्चों, दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। इन कारों की गति के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक है, आपको ये बताना है इन कारों की गति के लिए कौन सा कथन सही है। देखते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, दूरी समय ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, आपको क्या करना है, ये समय दिया गया है, आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो तीनों पर पड़े। ये देखो, यानी हमने क्या किया, हमने अब इस ग्राफ में हम क्या रीड कर सकते हैं कि इस समय पर ये कितनी दूरी तय कर रही है। ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, दूरी बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पर ये हमने सेम समय पर जो सबसे ज़्यादा दूरी चल रहा है उसकी सबसे ज़्यादा होगी। देखो, कार सी स्लोएस्ट है, पहला ऑप्शन देख रखा है, कार सी जो है सबसे धीमी है। देखो, कार सी यहाँ पर है, यानी इसने एक समय पर इतनी दूरी तय करी है, लेकिन डी पर जब यही समय डी पर हम देखें तो उसकी दूरी कार सी से ज़्यादा है, तो ये कथन गलत है। कार डी इज़ द फास्टर देन ऑल, इसका मतलब है कि कार डी की सबसे ज़्यादा गति है, तो कार डी पर जाओ,
हाँ देखो, सेम समय पर ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करे, इसका मतलब इसकी सबसे ज़्यादा गति होगी, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, ये ऑप्शन सही है। सी देखो, कार ए इज़ फास्टर देन कार डी। देखो कार ए, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतनी दूरी तय करी है, लेकिन कार डी तो इससे ज़्यादा है, तो ये कथन गलत है। कार डी इज़ स्लोअर देन कार सी, क्या कार डी जो है कार सी से धीमी है? कार डी कार सी से तेज है, ये भी गलत है। तो हमारा क्या होगा इसका? बी पार्ट, बी पे आंसर निशान लगाएंगे कि कार डी सभी से तेज है, बी ऑप्शन इसका सही है। 20वां देखो, निम्न में से कौन सा वेग समय ग्राफ में कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण दर्शाता है? देखो शून्य त्वरण कहाँ होगा? जहाँ पर उसकी वेग में कोई बदलाव ना हो, जहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो। आप इन ग्राफ को रीड कीजिए। टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये जब नीचे होता है तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और जब ये ऐसे है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वेलोसिटी में जब समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके वेग में कोई बदलाव नहीं है, वेग हर टाइम पर सेम है। देखो समय बढ़ता जा रहा है, ये पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम इनकी गति को देखें, हर जगह गति सेम है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है? त्वरण कितना है? शून्य। तो सी इसका ऑप्शन होगा। डी में देखो, डी में भी इसकी वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है टाइम के साथ साथ, तो वहाँ त्वरण है, तो सी इसका ऑप्शन होगा जहाँ शून्य त्वरण है। 21वां देखो, जड़त्व माप होती है, जड़त्व माप होती है द्रव्यमान की। हमने पहले लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, पहले नियम में पढ़ा था न्यूटन के, कि वहाँ पर जिसका जितना ज़्यादा मास होता है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है, वहाँ पर इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा, जड़त्व भी उतना ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया इज़ द मेजर ऑफ मास। तो आप यहाँ ए ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। 22वां देखो, बल का मात्रक है, बल को किस में नापा जाता है? न्यूटन में, बी पर टिक लगाएंगे। और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। 23वां देखो, एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के दौरान उससे निकलने वाला प्रणोंद उसके ऊपर उठने में मदद करता है, ठीक है। जब भी अंतरिक्ष यान, जब भी एक स्पेस शटल जो है लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसके जो है नीचे से जो उसके ऊपर बल लग रहा है, ठीक है, थ्रस्ट जो बोला है उसको, बल को, एक तरीके की बल है, तो वो जो है उसको ऊपर उठने में मदद करता है। ये कौन से नियम के कारण? ये है गति का तीसरा नियम, कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अगर जिस दिशा में बल लग रहा है उसके अपोजिट दिशा में भी उतना ही बल लगेगा, तो ये जो है थ्रस्ट इसको ऊपर उठने में मदद कर रही है, सी ऑप्शन इसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 24वां देखो, गति का दूसरा नियम हमें किसका माप देता है? गति का दूसरा नियम हमें माप देता है फोर्स का, बल का, क्योंकि गति के दूसरे नियम से हमें मोमेंटम के बारे में पता लगता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और यहीं से हमारा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन निकल के आता था, इसी यही इंट्रोडक्शन देता है, और इसी को देखकर हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था। तो फोर्स इसका आंसर होगा। सेक्शन बी हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।